पेपर की जो फूड साइंस की आपकी पहली क्लास थी, उसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है भोजन को हमारा शरीर ग्रहण करता है और किन किन आधारों पर भोजन का वर्गीकरण किया जाता है, भोजन किन किन कैटेगरीज में बांट करके कैसे हम उनका अध्ययन करते हैं। फिर हमने आपको बताया कि भोजन जो है वह किन किन प्रकार से हमारी सहायता करता है। और आज आपके इस क्लास में मैं आपको यह बताऊंगी कि फूड साइंस के आपके यानी कि आहार विज्ञान के आपके जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, उसमें आपको कैसे आगे यूनिट वाइज बढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में आपके आहार विज्ञान का परिचय पूछा गया है कि आहार विज्ञान है क्या। तो आहार वह है जो हम ग्रहण करते हैं, जो हम खाते हैं, हमारा शरीर उसे पचाता है, उसके पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के संचालन में उससे प्राप्त एनर्जी को, ऊर्जा को उपयोग करता है। वही हमारा क्या होता है? आहार होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी खाया, कुछ भी पचा लिया या कुछ भी हमारे शरीर को एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं। हमारी बॉडी केवल उन्हीं भोज्य पदार्थों को एक्सेप्ट भी करती है जिनको वह पचा सकती है। अन्यथा आप देखिए, अगर आप कुछ भी ऐसा खा लीजिए जो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो आपको वोमिट हो जाएगी या फिर आपको गैस बनने लगेगी, आपको तकलीफ बढ़ जाएगी आपके शरीर के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो आहार है वह कैसा होना चाहिए। पहले तो आप यह समझिए कि हमारा आहार जो है वह केवल दो ही स्वरूपों में हमारे समक्ष उपस्थित होता है, या तो वह ठोस होता है और या तो वह द्रव होता है। जब यह ठोस या द्रव किसी भी रूप में हमारे सामने आता है तो उसे कुछ शर्तें पूरी करने की योग्यता उसमें होनी आवश्यक है। जैसे हमारे शरीर द्वारा वह पचने योग्य हो, तब तो वह आहार है। वह हमारे बॉडी में अवशोषित हो सके, यानी कि उसमें जो उपस्थित पोषक तत्व हैं वह हमारा शरीर उसको क्या कर सके? अवशोषित कर सके। फिर उससे जो अवशोषित पोषक तत्व है वह हमारे खून में, हमारे रक्त में मिल करके हमारे रक्त के माध्यम से संपूर्ण शरीर में उसका परिवहन संभव हो, ताकि वह कोशिकाओं तक पहुंच सके। कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद उसका कोशिकाओं के अंदर रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह भी शर्त उसमें पूरी करने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात कि उससे हमें कुछ ऊर्जा मिलनी चाहिए। अच्छा, वह विनिर्माणकारी हो, यानी कि वह हमारे शरीर की टूट फूट, मरम्मत वगैरह जितने भी आंतरिक क्रियाएं हैं उनमें वह भाग लेने की योग्यता रखता हो। तो यह तो हुआ, तब हम उसे क्या कहेंगे? आहार कहेंगे। अब जब यह क्लियर हुआ कि वह सब कुछ उसमें है क्वालिटी, तो वह हमारा क्या बना? आहार। अब देखिए, आहार का स्वरूप तो ठोस और द्रव के रूप में है, लेकिन उसको आगे आने पर इन शर्तों को पूरा करने के बाद भी उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया जाता है, जैसे कि संतुलित और असंतुलित भोजन। संतुलित और असंतुलित भोजन का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक शरीर एक जैसा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। उसकी शारीरिक बनावट, उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं, उसके अंदर ऊर्जा की खपत, ये सब कुछ क्या है? भिन्न है। तो सबकी आवश्यकताएं भी भिन्न होंगी। सबकी भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भोजन की मात्रा है या जो भोजन की फूड वैल्यू है, जो उसका मूल्य है, वह अलग अलग होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर छोटे बच्चे का संपूर्ण पोषण केवल दूध से पूरा हो जाता है। उससे बड़े बच्चे अगर एक रोटी खाते हैं तो उनका पेट भर जाता है, 3, 4, 5 साल के बच्चे। उससे बड़े लोग अगर 2 रोटी खा रहे हैं तो पेट भर जा रहा है। एक खेत में काम करने वाले व्यक्ति को कम से कम 27-2800 कैलोरी चाहिए। आपके दैनिक जो नॉर्मल काम करने वाले लोग हैं उनको 1500 से 1600 कैलोरी तक चाहिए। 2000 गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको जो है वो 2800-2900 कैलोरी चाहिए। अच्छा,
आवश्यकता, शरीर की बनावट, लिंग, ठीक है, इन सब चीजों के आधार पर भोजन को संतुलित और असंतुलित की कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। भाई अगर हमारे शारीरिक बनावट, लिंग, अनुपात, सब चीजों के आधार पर अगर भोजन परिपूर्ण है तो वह संतुलित भोजन की श्रेणी में आता है, और अगर वह उसमें नहीं है, उसमें कोई कमी है या अधिकता है, तो वह असंतुलन की श्रेणी में आता है। संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा, शरीर की बनावट, लिंग, कार्य, शारीरिक संरचना, उम्र आदि के आधार पर पर्याप्त मात्रा में हो तो वह संतुलित भोजन है, और वह अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, अधिक है या कम है, तो वह भोजन कैसा हो गया? असंतुलित भोजन हो गया। देखिए, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन के बारे में समझने के बाद अब बात यह आती है कि आखिर हम यह संतुलित भोजन करते क्यों हैं? क्या जरूरत है कि हमें संतुलित भोजन ही मिले? क्योंकि भाई हमें संतुलित भोजन में तो अब साग, सब्जियां, दाल, ये सब कुछ सम्मिलित है, और हमें जरूरी नहीं कि हमें दाल पसंद है, या आवश्यक नहीं कि पालक में अगर हमें आयरन मिलता है, हमें विटामिन मिलते हैं, तो हमें वो पसंद हो या ना हो हमें खाना है, ये तो आवश्यक बात हुई नहीं। तो देखिए, हम क्यों खाते हैं? हम संतुलित भोजन हमारे लिए जरूरी क्यों है? सोचने के लिए मन बाध्य हो रहा है ना? तो वो इसलिए हो रहा है, हम इसलिए करते हैं ऐसा क्योंकि एक संतुलित भोजन ही हमारे शरीर को एक बेहतर पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? एक अच्छा पोषण देता है। अच्छा पोषण और खराब पोषण, ये भी दो बातें हैं। अच्छा पोषण मिलेगा, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारे आंतरिक अंग सुचारू रूप से कार्य करेंगे, किसी भी प्रकार की आंतरिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं होंगे। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक अच्छा पोषण होना आवश्यक है। अगर हमें खराब पोषण प्राप्त होता है तो हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। तो जब शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो आपका शारीरिक विकास के साथ साथ आपका मानसिक विकास भी रुकेगा, बाधित होगा, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, काम करने की क्षमता आपकी घटेगी, तमाम तरीके की परेशानियां आपको सहनी पड़ेंगी। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संतुलित भोजन जो है वो हमें एक बेहतर पोषण प्रदान करता है, और एक अच्छा पोषण हमारे स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखता है, पूरा ध्यान रखता है, और हम एक या कोई भी व्यक्ति, एक मानव शरीर अच्छे स्वास्थ्य की उपस्थिति में ही अच्छा कार्य करने की योग्यता रखता है। अगर अच्छा कार्य करने की योग्यता नहीं होगी तो फिर आपका जीवन इसी तरीके से व्यतीत होगा और आप अपनी दैनिक दिनचर्या भी पूरी नहीं कर पाएंगे। बाकी आपके जीवन के उद्देश्यों को पूरा करना तो असंभव सा ही है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि संतुलित भोजन के द्वारा हमें अच्छा पोषण प्राप्त होता है, और अच्छे पोषण से ही हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। यानी कि सब कुछ किस पर डिपेंड है? हमारे पोषण पर डिपेंड है। जैसा हमारा पोषण होगा वैसा ही हमारी क्षमता विकसित होगी, वैसे ही हमारा जीवन होगा। अब इस पोषण को इतने महत्वपूर्ण बिंदु पर आने के बाद हम देखेंगे कि पोषण कितने प्रकार का होता है। एक होता है सुपोषण और दूसरा होता है कुपोषण। अब सुपोषण का क्या मतलब है, जिसको भी समझने के लिए दो भागों में बांट लिया गया है। एक तो है आपका संतुलित और दूसरा क्या है? पर्याप्ततम। तो संतुलित के बारे में तो अभी आपने 2 मिनट पहले ही पढ़ा कि संतुलित भोजन वह भोजन है या संतुलित पोषण वह पोषण है जिसमें एक व्यक्ति की उम्र, कार्य, सेक्स, शारीरिक बनावट इत्यादि के आधार पर उसके लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा उनके भोजन में पर्याप्त रूप से बैलेंस, यानी कि बराबर जितनी जरूरत है उतनी मात्रा उनके भोजन में उपस्थित हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे संतुलित भोजन कहेंगे। वहीं पर
सुपोषण की कैटेगरी में एक और भोजन की श्रेणी है जिसे हम पर्याप्ततम पोषण के नाम से जानते हैं। अब पर्याप्ततम पोषण क्या है और इसकी अवधारणा कहाँ से विकसित हो गई? भाई देखिए, एक होता है पेट भरना, एक होता है पेट भरना और एक होता है काम चलाना। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास 100 रुपए हैं तो हम क्या करते हैं, हम 50 रुपए में काम चलाते हैं, और अगर हमारा मन कर दिया तो हम 90 रुपए भी खर्च करने की स्थिति में हो जाते हैं। लेकिन 10 रुपया बचाना तो आवश्यक है, क्योंकि अगर 10 रुपया भी नहीं बचता है तो आगे आने वाले समय में हमारी जरूरत के लिए हमारे पास कोई संसाधन नहीं होगा। उसी प्रकार से यह 50 रुपए वाली जो व्यवस्था है वो कहाँ आ जाती है, संतुलित, यानी कि हमारे शरीर की जरूरत कितने में पूरी हो रही है। अब उदाहरण है यह कि अगर जरूरत 50 रुपए में पूरी हो रही है तो हम 50 रुपए में अपनी जरूरत पूरी करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 100 रुपया है तो हमने क्या किया, हमने 70-80 रुपए खर्च कर दिए, यानी कि 30 रुपए और बढ़ा लिए, और हमारी व्यवस्था या हमारा जो काम है वह और ढंग से हो गया, अच्छी तरीके से हो गया। तो यानी कि आप अगर भोजन के कॉन्सेप्ट में आते हैं या पोषक तत्वों के कॉन्सेप्ट में आते हैं तो संतुलित का मतलब है जितना आवश्यक है उतना होना, और पर्याप्ततम का मतलब है आवश्यकता से 50% अधिक होना, यानी कि आपके शरीर की जो आवश्यकता है उससे 50% अधिक पोषक तत्व जब आपके शरीर में स्टोर हो जाता है, स्टोर होने लगे, तो उसे ही हम पर्याप्ततम भोजन की श्रेणी में रखते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैंने अभी आपको छोटा सा उदाहरण दिया कि चूंकि हम सभी बचत के कॉन्सेप्ट पे विश्वास करते हैं तो हमारा शरीर भी करता है। शरीर जितना पाया उतना खर्च नहीं करता है, थोड़ा बचा कर रखता है कि इन केस अगर कभी किसी दिन समय पर उचित मौके पर हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो उस छोटे छोटे भाग से जो संचित अपनी पोषक तत्व निधि रखी गई है उससे शरीर की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। जैसे कि व्रत में, अब हम व्रत रहते हैं तो हमारा शरीर काम करने के योग्य तो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हमारा शरीर जितना पाता उतना ही में काम चलाता और बाकी वह संचित नहीं रखता तो व्रत वाले दिन तो इंसान मर ही जाए, क्योंकि शरीर में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर आगे की क्रियाएं कैसे होंगी। चलिए, अगर आप ये कहते हैं कि व्रत के दिन काम नहीं करेंगे तो आवश्यकता क्या है ऊर्जा की, भाई ठीक है, एक्सटर्नल काम की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उनको एनर्जी इसी पर्याप्ततम पोषण के संचित व्यवस्था से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यह आपका एक हो गया सुपोषण। दूसरा आपका है कुपोषण। कुपोषण का मतलब है, इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक होता है अति पोषण, दूसरा है अल्प पोषण और तीसरा विशिष्ट पोषण। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में आजकल ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो हमारा भारत जो है वो दोहरा भार उठा रहा है, पोषण से संबंधित समस्याओं का दोहरा भार उठा रहा है। एक तो आधे लोग जो हैं वो 2 वक्त की शुद्ध रोटी भी खाने को उनको नहीं मिल रही है, वह भूखमरी से मर रहे हैं, और आधे लोग खा खा के मर रहे हैं। भाई इतना अधिक खा रहे हैं कि उनको काम कुछ करना नहीं है, बैठ के खाना है, तो वह उनका पाचन भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, उनको 50 बीमारियां हो रही हैं। तो कहने का मतलब कि कुपोषण से जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। अति पोषण, जैसे कि आपका कोई भी भोज्य पदार्थ, पोषक पदार्थ इतनी अधिक मात्रा में उपस्थित होना कि वह आपके शरीर में ओबेसिटी और रोगों के रूप में संचित होने लगना। अल्प पोषण मतलब कि आपको भोजन कम मिलना या किसी को भी उसकी आवश्यकता के अनुरूप भोजन न मिलना, जैसे कि उसको बीमारियां होना। अब जैसे देखिए कि रिकेट्स होना, क्वाशरक्योर होना, मरस्मस होना, ये सभी क्या है, ये सभी अल्प पोषण का रिजल्ट है। विशिष्ट पोषण ये क्या होता है, जब किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है और उससे संबंधित रोग उत्पन्न होने लगते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं,
उसी को हम कुपोषण की विशिष्ट पोषण स्थिति कहते हैं। तो अर्थात मैंने आपको क्या समझाया कि आपके शरीर के लिए जिस संतुलित भोजन के कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं वह क्यों आवश्यक है, हमारे अच्छे पोषण के लिए आवश्यक है। यह क्यों आवश्यक है भाई, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो यह क्यों आवश्यक है, यह हमारे उच्च कोटि के जो हमारी क्षमता है, ठीक है, हमारी अच्छी कार्य क्षमता के लिए आवश्यक है। समझ में आया, क्लियर हुआ? अब देखिए, अब ये बात जब स्वास्थ्य पर आती है तो सब कुछ टिका है हमारे पोषण पे। तो जब पोषण पे टिका है तो कितने प्रकार से पोषण हमारे शरीर में काम करता है? यह दो प्रकार का काम करता है, एक होता है सुपोषण, दूसरा होता है कुपोषण। सुपोषण की स्थिति को भी दो भागों में बांटा गया है। जब सब कुछ बिल्कुल संतुलित मात्रा में है, जरूरत जितनी है केवल उतना है, तो उसे हम संतुलित पोषण कहेंगे। और जब हमारे आवश्यकता से 50%, कितना 50% जब अधिक है और वह संचित हो रहा है तो वह पर्याप्ततम की स्थिति होती है। वही कुपोषण की बात करें तो कुपोषण को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, अति पोषण, अल्प पोषण और विशिष्ट पोषण। अति पोषण किसी भी चीज को ज्यादा खा लेना, जैसे कार्बोहाइड्रेट की अधिकता, ओबेसिटी, या आप फैट की अधिकता तो भी ओबेसिटी। आप देखिए ये जो स्किन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि जो विषाक्तता होती है शरीर में। अब 2 चीजें होती हैं इससे, एक तो ओबेसिटी मोटापा होता है और एक आपका विषाक्तता होता है। विषाक्तता ये दोनों भी कैटेगराइज हैं। ये जब आप जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो आपके स्थूल पोषक तत्वों की मात्रा जब बढ़ती है तो मोटापा होता है, और जब आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है शरीर में तो वो क्या होते हैं, वो विषाक्तता का कारण बनते हैं। अब अल्प पोषण की बात करें, जैसे कि कोई आपका पोषक तत्व कम मात्रा में मिल रहा है या बिल्कुल न की मात्रा में मिल रहा है। जैसे हम बच्चों को देखिए, कभी कभी क्या कहते हैं कि बेटा सब कुछ खाओ, नहीं तो बॉडी में आपके न्यूट्रिशन पूरा नहीं होगा। कुछ बच्चे दाल नहीं खाते हैं, कुछ बच्चे सब्जियां नहीं खाना चाहते हैं, कुछ बच्चों को दूध पसंद नहीं है या डेयरी प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है, या अगर वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट आता है तो ये सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। या किसी भी स्थिति के कारण जब बच्चे के शरीर में कुछ विशेष प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो ये रोग होते हैं। जैसे कि इनसे संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे आपका क्वासरक्योर है, मेरस्मस है, रिकेट्स है, ये आपके हो जाते हैं। अब वही विशिष्ट पोषण की हम बात करें तो जब भी किसी एक एलिमेंट की अधिकता या एक पोषक तत्व की अधिकता या कमी हो जाती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, अति पोषण की स्थिति कही जाती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो संतुलित भोजन है इसमें क्या क्या तत्व हैं जो एक दूसरे के साथ सम्मिलित होकर के भोजन को संतुलित बनाते हैं। देखिए, अभी मैंने कहा कि हम संतुलित आहार में वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनको बैलेंस में होना जरूरी है। बैलेंस में होना तो हमने समझ लिया क्योंकि हम संतुलन की बात कर रहे हैं, लेकिन उस संतुलन में ऐसे कौन कौन से घटक हैं जो इस संतुलन को बनाते हैं। तो देखिए, यह कुल 6 हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल, ये 6 मिलकर के हमारे आहार को क्या करते हैं, आहार के स्वरूप में बनाते हैं। आप यूं कहिए कि यही वह 6 तत्व हैं जो हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। चाहे हम कुछ भी खा लें, एनीथिंग, चाहे वह जंतु जगत से प्राप्त हो, चाहे वह पादप जगत से प्राप्त हो, हमें कहीं से भी प्राप्त हो, हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उनसे हमें केवल यही 6 तत्वों की प्राप्ति होती है। ये 6 तत्व 3 भागों में आप बांट करके पढ़ सकते हैं। देखिए, स्थूल पोषक तत्व वो होते हैं जिनका हमारे थाली में अधिकाधिक मात्रा में उपस्थिति होती है। भारतीय थाली की बात करें
तो जो स्थूल पोषक तत्व हैं इसकी मात्रा 60 to 70% होती है। हमारी थाली में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है, इसकी जो मात्रा होती है वह 60 to 70% के लमसम पाई जाती है। इसको हम मुख्य भोजन बनाते हैं। जैसे हम थाली परोसते हैं तो हम चावल और रोटी की मात्रा अधिक रखते हैं और दाल उससे कम दाल रखते हैं और सबसे कम मात्रा में क्या रख लेते हैं, और सबसे कम मात्रा में सब्जी रख लेते हैं। क्यों? आप देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट चलता है कि हमें इसी तरीके से अपनी थाली को सजाना है। लेकिन अभी आप देखिए तो बाकी अगर आप जब विदेशों में जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि सबकी थाली भारत के जैसी नहीं है। आप यूरोपीय देशों में जाइए तो वहाँ लोग बिना तेल मसाला मिर्च का बिल्कुल बॉइल्ड भोजन खाना पसंद करते हैं। या आप चले जाइए समुद्र के किनारे, जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पर लोग सी फूड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मछली, सैलेड, लेट्यूस, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं। आप देखिए सब जगह की थाली, सब जगह का भोजन बहुत वैरायटी रखने वाला है। जब हमारे अकेले के भारत में इतनी वैरायटी है तो विश्व की तो बात ही अलग है। लेकिन चाहे कोई कुछ भी खा ले, चाहे भारत में या पूरे विश्व में, मिलता क्या है? मिलते केवल यही 6 पोषक पदार्थ हैं। यही हमारे शरीर को ग्रहण योग्य हैं। इसी को हमारा शरीर एक्सेप्ट करता है। इसी से प्राप्त होने वाले जो रासायनिक तत्व हैं या जो रासायनिक अणु है वही हमारे शरीर में क्रियाओं में भाग ले पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये हमारे स्थूल पोषक तत्व हैं जिनकी मात्रा हमारी थाली में 60 to 70% होती है। दूसरा है आपका सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे आपका विटामिन और खनिज लवण। विटामिन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? भाई विटामिन हमें हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से प्राप्त होते हैं। इनसे प्राप्त होने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में जाकर एंटीबॉडीज के साथ मिल करके हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं और उनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। जैसे खनिज लवणों में आप देखिए मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये आयोडीन, लौह तत्व, इन सभी चीजों की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। हम पढ़ेंगे खनिज में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आपका विटामिन भी आपको पता है कि 2 प्रकार का होता है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, है ना। तो उसको भी कैटेगराइज करके जब हम आगे पढ़ेंगे, विटामिन का सेक्शन पढ़ेंगे तो हम उसमें पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और बात रही जल की, तो आपको तो पता ही है कि हमारे शरीर में जो 90% भाग है वह जल से निर्मित है। हमारे शरीर में ये जो रक्त दौड़ रहा है, हमारे आंतरिक अंग कार्य कर रहे हैं, या हमारे बॉडी की, हमारी मसल्स की, ये जो आप फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं या जो एडजस्टमेंट देखते हैं या जो आप सुडौलता देखते हैं, ये सब भी जल के कारण ही है। अगर जल हमारे शरीर में नहीं होगा तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की जो क्रिया है उसका संचालन संभव नहीं है, क्योंकि कोई रेगुलेशन ही नहीं होगा। कोशिकाओं तक कोई भी जो पोषक तत्व या पदार्थ या कुछ भी उनका आदान प्रदान होगा ही नहीं। जो मेन मीडियम हमारी बॉडी का है ब्लड, उसमें जल ही है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन का कार्य करता है। इसलिए ये सभी हमारे शरीर को जीवित रखने के महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब कल की क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में आपके आहार विज्ञान के जो मुख्य घटक हैं इनसे संबंधित जानकारी महत्वपूर्ण तौर पर लेना आवश्यक है। तो कल की क्लास आपकी कार्बोहाइड्रेट की होगी और कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट होगा आपका पोषक तत्व। तो आज के लिए आपका टॉपिक यहीं तक। मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर ये टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं, आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से, अपने जानने वाले जो आपके जानने वालों के लिए ये उपयोगी है, उसको आप क्या करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।